औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। पाकिस्तान की मईशत के बारे में कहा जा रहा है कि उसको IPPs के मसले ने किसी हद तक क्रिपल किया हुआ है। IMF का प्रोग्राम काइंड ऑफ ऑन अ होल्ड है, साइन हो चुका है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, लेकिन एजेंडे पे नहीं आता। इसके पीछे भी वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्टोरी। और आखिर में वी विल टच बेस विद द ओवरऑल इकनॉमिक सिचुएशन एंड गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की मईशत का मंजरनामा कैसा बन सकता है। खालिद वहीद हैपन्स टू बी अ नॉन इकोनॉमिस्ट। इनसे हम जानेंगे कि इनकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कैसी है और वो मुस्तकबिल पाकिस्तान का कैसे देखते हैं। खालिद साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सानी साहब, थैंक यू सो मच। So Khalid sir, you have heard the intro. Over to you. I would first want you to kindly comment कि जो पाकिस्तान की ओवरऑल फाइनेंसिंग की सिचुएशन है, एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है और जो मईशत है उसको आप कैसे देखते हैं। बिकॉज कारोबारी हजरात तो एवरी अदर डे हर सेक्टर के लोग डराते हैं कि कारखाने बंद होने जा रहे हैं, बेरोज़गारी होने जा रही है। सो हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। जी बहुत शुक्रिया सानी साहब। देखें, सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की ख़राब थी, ख़राब होने जा रही थी, लेकिन शायद उस पे कुछ स्टॉप लग गया। कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो इकोनॉमी में आई हैं। पर्टिकुलरली हमने जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ गए हैं, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को कुछ ठीक किया है, बेहतर किया है। शायद इस वजह से भी के जो हमारा केयर टेकर सेटअप था, उसमें जो आपका स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम था, उसमें हमने एक फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो किया है और उसी चीज़ पे बिल्ड ऑन ये जो गवर्नमेंट है, इसने भी कोशिश ये की है कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए, स्टेबलाइजेशन रखी जाए इकोनॉमी के अंदर, जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करके देगी। आपका जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, तो उसकी वजह से आपने फिस्कल कंसोलिडेशन भी देखी, आपने जो आपका फिस्कल आर्किटेक्चर है उसमें डिसिप्लिन भी देखा, जिसकी वजह से चीज़ें कुछ स्टेबलाइज हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम एलिफेंट इन द रूम अभी भी ये है कि आपने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंज करनी है, वो कहाँ से करनी है। चूँकि एक मुस्बत इशारे मिले हमें, IMF प्रोग्राम का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। हमारी क्रेडिट रेटिंग अभी रिसेंटली जो है वो इम्प्रूव हुई है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की पोजीशन में है और स्टेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसको कंटिन्यू कैसे करना है, कंसिस्टेंसी के साथ इसको जारी कैसे रखना है, वो चैलेंज होगा थोड़ा सा। और उस टाइम पीरियड में जब आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में खुद से बताया कि जो IMF का बोर्ड पे है, तो वो अभी तक नहीं आ पाया। वो शायद उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन अभी भी बाकी है। सब्सिडीज को लेके, हमारी ये जो एनर्जी सेक्टर में जो सब्सिडीज आ रही हैं उसको लेके, तो शायद उस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज करने की होगी, वो ये कि पाकिस्तान को अभी एक बैलेंस मेंटेन करना है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, इकोनॉमिस्ट को, कि किस तरह से इस मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट को, इस स्टेबलाइजेशन को कन्वर्ट किया जा सकता है माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। क्योंकि इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं, जब तक इस चीज को बैलेंस आउट नहीं किया जाएगा, मेरे ख्याल से ये जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आपकी GDP का थोड़ा स्टेबल हो जाना, इन्फ्लेशन का कम हो जाना, आपका एक्सटर्नल अकाउंट थोड़ा ठीक हो जाना, एक्सपोर्ट्स में तो कुछ कदरे बेहतरी आना और इंपोर्ट्स का जो है वो कम होना, तो ये तब तक फायदेमंद कुल्ली तौर पे नहीं हो पाएगा जब तक आप जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ या माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ इन चीजों को लेके नहीं जाते हैं। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमें एक तो IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम चाहिए, साथ में हमें कुछ जो है वो रीशेड्यूलिंग भी चाहिए, रीप्रोफाइलिंग भी चाहिए डेट की, पर्टिकुलरली फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, और उसके ऊपर हमें कुछ और लोन भी चाहिए होगा ये एक्सटर्नल गैप को पूरा करने के लिए। तो जो IMF का प्रोग्राम है, दैट वुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जिस पे पाकिस्तान बिल्ड कर सकता है। लेकिन अगेन करना वही होगा कि हम ज्यादा बात रेवेन्यू साइड ऑफ द इक्वेशन की करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो हमेशा से पाकिस्तान में निगलेक्टेड रही है। अगर जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, अभी गवर्नमेंट बड़ा राइट डायरेक्शन में जा रही है, राइट साइजिंग हो रही है, आप जो है वो मर्ज कर रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस को, डिविजन्स को खत्म किया जा रहा है, मिनिस्ट्रीज को जो है वो खत्म किया जा रहा है, लेकिन साथ में उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉस्ट को देखते हुए
वो भी थोड़ा सा कभी कभी इंस्टेबिलिटी का बायस बनती है। तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर द प्लेस गवर्नमेंट को बैलेंसिंग आउट करनी होगी थोड़ी सी। और इस मत में कि ये जो इनएफिशिएंसीज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट होते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक्स होती हैं, उसको किस तरह से जो है वो इकोनॉमिक आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर उसको इंक्लूड करके तो एनालिसिस जो है वो किया जाए। लेकिन ओवरऑल वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, particularly in on macroeconomic side. The key thing is कि किस तरह से इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कंटिन्यू रखा जा सकता है। अच्छा, ये फरमाए खालिद साहब कि एक एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर और एक और एजेंसी है फुटसी। फुटसी पाकिस्तान की जो मार्केट की रेटिंग है, लिक्विडिटी मार्केट की रेटिंग है, वो गिराती है, इमर्जिंग से फ्रंटियर में लेके आती है। और एस.एन.पी जो है वो आपको एक नॉच अप करती है और कहती है कि आपकी जो करेंसी है वो अब थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है। So that is something which people ask me and say कि यार एज एन इकोनॉमिस्ट आप बताओ। सो आई थॉट कि आपसे बेहतर कौन इसको तज्जिया दे सकेगा कि लिक्विडिटी एंड करेंसी आर दीज टू डिफरेंट थिंग्स। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ये डिफरेंट आपकी जो एजेंसीज हैं इनकी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और डिफरेंट मैंडेट्स, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जांचने के। राइट। अगर एक जो आपकी एजेंसी है वो आपके एक्सट्रीमली एक्सटर्नल साइड पे एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी को, रेजिलियंस को जो है वो गेज करती है, तो दूसरी जो है वो आपकी मॉनेटरी साइड पे या आपकी जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसको गेज कर रही होती है। दोनों के इंडिकेटर्स डिफरेंट होंगे और दोनों सरकमस्टांसिस को देखते हुए बिल्कुल इस तरह से कॉन्ट्रोडिक्टरी रिपोर्ट्स दे देती हैं, देती होती हैं और दूसरी इकोनॉमीज के लिए भी दे देती हैं। अभी पाकिस्तान में हम चूंकि हमने एक बड़ा सक्सेसफुली स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम किया है, फिस्कल कंसोलिडेशन थी, आपने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करके रखा, उन पर डाउनवर्ड प्रेशर नहीं आने दिया, फाइनेंसिंग अरेंज होती रही है। अभी हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में चले गए हैं, तो जो आपकी एक्सटर्नल अकाउंट है वो इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। उसकी वजह से आपकी ये जो रेटिंग ऊपर गई आपके एक्सटर्नल अकाउंट की करेंसी की मद में, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो जानी चाहिए थी। लिक्विडिटी पे इसलिए कि आपकी जो आपने डेट वापस करने हैं, आपने ये जो अभी फाइनेंसिंग अरेंज करनी है, वो चूंकि अभी तक नहीं हो पा रही है और आईएमएफ का प्रोग्राम भी जो है वो अभी तक आपका वो अप्रूव नहीं हुआ बोर्ड से, तो उसकी मद में आपके पास जो है वो एक मीडियम टर्म होराइजन में आपको एक वल्नरेबिलिटी नजर आती है। तो उसकी मद में आपका वो जो इंडेक्स है उस दूसरी एजेंसी ने उसको जो है वो थोड़ा सा नीचे कर दिया है। वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप उसमें आपने अभी तक वो फाइनेंसिंग अरेंज नहीं की या पाकिस्तान नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के पास एक प्लान है इन टर्म्स ऑफ के वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम पे बिल्ड कर रहे होंगे और फ्रेंडली कंट्रीज से जो है वो रोल ओवर करवा रहे होंगे और कुछ जो है वो अबाउट $2 बिलियन के जो है वो डेट अरेंज भी करे होंगे। तो ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और ये एग्रीमेंट्स होते जाएंगे, वो वाली रेटिंग भी जो है वो आपके ऊपर आती जाएगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हम अक्सर इसी चैलेंज को डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट के मसाइल को डिस्कस करते हैं। एंड टाइम एंड अगेन वी फेस क्राइसिस लाइक सिचुएशन। परमानेंट सोल्यूशन इसका सिर्फ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को बेचने में है या फिर कौम के जो तौर अतवार हैं उसको बदलने में है? जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 14 खरब रुपए सालाना का जो खर्चा हो रहा है और टैक्स की जो कलेक्शन है एफबीआर की वो 12 खरब भी बहुत मुश्किल से हो पाती है। किस चीज़ में आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिखता है? लेकिन हमें जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो ढूंढना है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि हम जो है वो किसी एक राइट डायरेक्शन में नहीं मूव करते। या हम हमेशा राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन हम कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते मूव। एकदम से हम जो है वो एक जो है वो टर्न बैक लेते हैं और दोबारा से वापस अपनी उसी तौर अतवार पे आ जाते हैं। तो हमें एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन को भी मेंटेन करना है, हमें रेवेन्यू साइड ऑफ द इक्वेशन को भी मेंटेन करना है और उसको परसिस्टेंटली एक इम्प्रूवमेंट के साथ आगे लेके चलना है उस पॉलिसी में। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कि हम अगर डेटा को प्लॉट करें पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट को, तो आपको ये नजर आएगा कि जब जब पाकिस्तान ने आईएमएफ का
प्रोग्राम साइन किया है उससे अगले 2 साल में आपको डिक्रीज नजर आएगा फिस्कल डेफिसिट में। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का साल पास आता है आपको फिस्कल डेफिसिट बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो आपके पास एक बूम एंड बस्ट का साइकिल है फिस्कल डेफिसिट का, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है। कभी कभी पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड करने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से हम अपने फिस्कल डेफिसिट का जो एक फिस्कल डिसिप्लिन है उसको छोड़ देते हैं। और इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से पाकिस्तान अभी तक जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग की तरफ नहीं जा सका। तो अभी हमें करना यही होगा कि हम किसी एक तरह से लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग करें और वो इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग हो। इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग का मतलब ये है कि आपकी जो टैक्स पॉलिसी है, जो आपका टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वो प्रो ग्रोथ हो। ये ना हो रहा हो कि आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए अवाम पे, मिडिल क्लास पे, अपने बिजनेस सेक्टर पे इतना बोझ डाल दें कि वो आपकी ग्रोथ को हैम्पर करना शुरू कर दे। तो जब तक आप इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएंगे ये नहीं हो सकेगा। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो शायद आपने भी उसका इंदिया दिया कि एक तो आपका रेवेन्यू साइड है, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर साइड है। जब तक आप एक्सपेंडिचर्स को प्रोडक्टिव नहीं बनाते, लोगों को, टैक्स पेयर्स को ये नहीं लगता कि मेरा जो टैक्स पेड मनी है मेरी, ये किसी राइट काम के लिए, प्रोडक्टिव काम के लिए खर्च हो रही है, वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता टैक्स पेयर्स का और आपकी इकोनॉमी का या आपके प्लानर्स पे। तो जब ये ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है तो फिर आपकी इकोनॉमी में ये फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो है वो आते रहते हैं। तो अभी शायद सबसे पहली चीज जो पॉलिसी मेकर्स को करने की है वो एक ट्रस्ट डेवलप करने की भी जरूरत है ताकि हम जो है वो इन डेफिसिट से बाहर निकल सके और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ चल सके। ज़बरदस्त। खालिद साहब, एक शॉर्ट रिप्लाई प्लीज़ दीजिएगा कि ये जो बात हो रही है कि मिनी बजट लेकर आए और एफबीआर कहता है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है हम 1% बढ़ा देंगे, जो 2 महीने में शॉर्टफॉल हुआ है 3 महीने में, उसको कवर करने के लिए। यू थिंक दिस इज़ राइट अप्रोच? देखिए, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। या जब इस तरह के नेगेटिव सिग्नल्स मार्केट में अगर आप नहीं भी करना चाह रहे और या मार्केट में कहीं ना कहीं से आगे हैं तो भी बड़े डैमेजिंग होते हैं। या तो गवर्नमेंट क्लियर कट जो है वो बता दे कि हम ये करने जा रहे हैं और इसके फायदे ये होंगे और हम मुस्तकबिल में इसको इस तरह से लेके चलेंगे। क्लियर कट स्टेक होल्डर्स को बता देना चाहिए। जब भी इस तरह की कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी आती है तो मार्केट में नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं। आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक लिटरेचर पढ़ लें आप, आपको जो सबसे चीज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हर्ट करती नजर आएगी वो किसी एक मार्केट में अनसर्टेनिटी का एग्जिस्ट करना है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का एग्जिस्ट करना है। जब तक गवर्नमेंट, एफपीआर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपके फाइनेंशियल इदारे एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं रखेंगे, जो एक कंक्रीट सेट ऑफ मेयर्स जो है वो नहीं बता रहा होगा आवाम को, इस तरह की अनसर्टेनिटीज, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आती रहेगी। तो गवर्नमेंट को बेशक अगर वो मिनी बजट लाना भी चाह रहे हैं, उसके अगराज व मकासद क्यों लाना चाह रहे हैं और उससे होगा क्या, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गवर्नमेंट क्या होराइजन देख रही है, ये सारा कुछ सामने रख के स्टेक होल्डर्स को फिर फैसले करने होंगे। तब जाके आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एक ट्रस्ट वर्दी हो जाएगी जिस पे लोग, स्टेक होल्डर्स बड़े अच्छे तरीके से एतबार भी कर सकते मेक सेंस, मेक सेंस। खालिद साहब, वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फे का। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉट। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में खालिद वही साहब ने हमें तफसील के साथ बताया व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट इज़ नॉट राइट दैट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट बीइंग डन। Those were the some fantastic takeaways. Government सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स पे नज़र रखती है. That's the biggest challenge that Pakistan continues to face for a longer period of time. खालिद साहब, हम चाहेंगे कि इस सेगमेंट के अंदर आप हमें ज़रा थोड़ी तफसील के साथ बताएं कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट का चैलेंज है, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए, और आज के जो अबतर तरीन मसाइल हैं, महंगाई है, अफरात ज़र है, इसका आईपीपी से कितना गहरा वास्ता है, और लोगों का ये कहना कि इस वक्त उनके जो किराए के बिल हैं, यानी जिस घर में वो रहते हैं, उसका जो किराए का रेंटल है, वो बिजली के बिल से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. पीपल आर आउट ऑफ पॉकेट बिकॉज ऑफ द एनर्जी चार्जेस. यू हैव अ टेक ऑन दिस कि गवर्नमेंट क्या इस सारे मसले कज़िए के पीछे है, गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं इसमें,
गवर्नमेंट इसकी बेनिफिशरी है, और आईपीपी से जितनी भी शॉर्ट टर्म में इमीडिएट मनी आती है गवर्नमेंट की वो काइंड ऑफ इनकम होती है? पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो बड़ा सीधा है, सिंपल है। आपको जो है वो अपनी एक तो डेट कोऑर्डिनेशन को बड़ा अच्छा रखना है कि आप जो डेट ले रहे हैं उसको आप जो है वो खर्च किस तरह से कर रहे हैं, वो ओवर डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट हो रहा है। क्या आप उस डेट को यूज कर प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं? अगर तो कुछ इस तरह की प्लानिंग हो सकती है पाकिस्तान में, और वो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो सकती है, तो हमारे ये जो डेट का जो माउंटिंग है और इसका बढ़ना है, इसको हम प्रोडक्टिव आउटकम में जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो पाकिस्तान को अभी करने की है, गवर्नमेंट को करने की है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, वो आपको अपनी एक एक्सपोर्ट लेड जो है वो इकोनॉमी बनानी है। एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट का पोर्टफोलियो है वो बड़ा लिमिटेड है। उसको आपने लिमिट कर दिया है कुछ क्रॉप्स तक, आपने कॉटन तक कर दिया है, आपने टेक्सटाइल तक कर दिया है। तो अब जो गवर्नमेंट है उसका फायदा नुकसान ये हुआ है इसको लिमिट करने का, उसमें जिद्दत ना लाने का, मॉडर्नाइजेशन ना करने का, कि आपके जो राइवल्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर आप अपने साउथ एशियन की एग्जांपल लें, कंट्रीज की एग्जांपल लें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमीज की एग्जांपल लें, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इन्होंने जो है वो बड़ी अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप कर ली हैं इसमें। तो पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को थोड़ा सा इनोवेट करने की जरूरत है। फाइनल मार्केट पे, फाइनल गुड्स पे, फाइनलाइज्ड गुड्स पे जाने की जरूरत है, कमोडिटीज पे जाने की जरूरत है। और दूसरा, नई डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो करने वाली होगी यहाँ पे, वो ये कि जो क्लाइमेट चेंज का लिंक है विद ट्रेड, वो समझने की जरूरत है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की एडवर्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, जो क्लाइमेट गवर्नेंस है दुनिया की वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होती जा रही है। अभी यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से एक मैकेनिज्म मुतारिफ करवाया। उसका मतलब ये है कि वो अब असेस कर रहे होंगे कि कार्बन कंटेंट कितना है एक्सपोर्ट्स में जो ईयू की तरफ आ रही है। तो अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा तो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस जो है वो लूज कर देगा। तो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए इन चीजों को जो है वो कैपिटलाइज करने की जरूरत है। और तीसरी चीज, हमेशा मैं कहता होता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो कोई गुड्स एक्सपोर्ट नहीं है, वो पाकिस्तान की मैन पावर एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान जो रेमिटेंसेज आते हैं पाकिस्तान को, इसको भी जिद्दत लानी होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी अपनी यूथ की, ताकि हम एजुकेटेड, वेल स्किल्ड, कैपेसिटी बिल्ड यूथ जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, ताकि वो रेमिटेंसेस भी बढ़ा रहे हो। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था आईपीपीस का, वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से, आपकी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक से, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से। अभी जो डिस्कोर्स बना हुआ है वो ये है कि जो पाकिस्तान में बिजली के ज्यादा बिल हैं उसके जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईपीपीज हैं। किसी एक हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन यही आईपीपीज हमने 2007 से लेके 2015 तक इन आईपीपीज को एज ए सोल्यूशन जो है वो मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया अपने एनर्जी सेक्टर में, कि ये लोड शेडिंग को खत्म करने में बड़े इंपॉर्टेंट है। और वाकई इन आईपीपीज की वजह से हमने इतनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली कि ये खत्म हो, लोड शेडिंग हमारी कम हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने इनको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दी, इनके साथ लॉन्ग टर्म परचेजिंग पावर एग्रीमेंट्स किए, तो उस टाइम पे हम ये नहीं देख पाए कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात किस तरह के रहेंगे, हमारा एक्सचेंज रेट क्या एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने वो उसके साथ इंडेक्स कर लिया आईपीपीज के कॉस्ट के साथ। तो अब जब हमारा एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, हमारा इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया, उसकी वजह से आईपीपीज की जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो गए। और कैपेसिटी चार्जेस के इंक्रीज होने से आपके टैरिफ जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब उसको नीचे लाने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान अपनी एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाए। एनर्जी कंजम्पशन के बढ़ने से, चूंकि ये कैपेसिटी चार्जेस फिक्स्ड है, और जब कैपेसिटी चार्जेस फिक्स्ड हैं तो एनर्जी कंजम्पशन के बढ़ने से, पहले अगर 500 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे थे तो आपका जो है वो कैपेसिटी चार्जेस लेट से वो 25 रुपए थे, तो अब अगर 500 से बढ़ के 5000 यूनिट्स कंज्यूम होने शुरू हो जाए तो वो कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाएंगे। इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो नीचे आ सकता है। तो गवर्नमेंट को अभी ये करना है कि
प्रोडक्टिव जनरेशन, प्रोडक्टिव कंजम्पशन बढ़ानी होगी, विच मीन्स इंडस्ट्री का शेयर इंक्रीज करना होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। अगर आप अभी स्टेटिस्टिक्स को देखें तो आपको ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें 50% शेयर रेजिडेंसेस से आता है, अबाउट 20% शेयर जो है वो इंडस्ट्री से आता है। चाइना में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, चाइना में 50% शेयर इंडस्ट्री से आता है और आपका जो बाकी अबाउट 20% है वो रेजिडेंस से आता है। तो इसका मतलब है कि चाइनीज दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस और हम लोग जो है वो अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज करें। तो हमें अपनी इंडस्ट्री ग्रिड पे लाना होगा ताकि हम जो है वो इन आईपीपीज की जो कैपेसिटी चार्जेस हैं इनको जो है वो कम कर सकें। और जो तीसरी चीज करने वाली है इस मद में, जो हमारे इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उनको रिटायर कर दिया जाए, उनको रिप्लेस किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से, ताकि पाकिस्तान का जो एनर्जी जनरेशन मिक्स है, जनरेशन कॉस्ट है, वो नीचे आ सके। तो इस तरह से करते हुए हम लोग जो है वो इस आईपीपीज के मसले को सॉल्व कर सकते हैं कैपेसिटी चार्जेस के। और जो आखिरी चीज़, जो एक और चीज़ देखने वाली है, वो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का। हमेशा जब भी बात होती है तो ये दोनों चीज़ें, सेक्टर जो है वो निकलते हैं। आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे लीकेजेस हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, उसको कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स मुतारिफ कराने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाए या उनके बोर्ड्स को इंडिपेंडेंट किया जाए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स जो हैं वो उनको मिलें ताकि वो इन लीकेजेस को रोक सकें। और लास्टली जो ट्रांसमिशन सिस्टम है हमारा वो बड़ा पुराना हो चुका है। जब तक हम ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है, मैंने अभी सी बैंक की एग्जांपल भी आपको दी, तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगी, तो हमें ट्रांसमिशन सिस्टम भी एक जदीद और मॉडर्न ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो चाहिए होगा। तो इस तरह से होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तनकीद करने से या कह लें कि किसी को जो है वो सिर्फ ये कहना कि आईपीपीज इसके जिम्मेदार हैं, तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ की वहाँ रहेगी। हमें एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अच्छा खालिद साहब, एक कपल ऑफ थिंग्स जिस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन दें। एक तो लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि मई, जून और जुलाई ही के महीनों में गवर्नमेंट पेट्रोल की चार्जेस को क्यों बढ़ाती है, फ्यूल चार्जेस को क्यों बढ़ाती है, डिस्पाइट कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी प्राइसेस कम हो जाएं। बिकॉज गवर्नमेंट थिंक्स कि ये 3 महीने ही हाईएस्ट यूटिलाइजेशन के हैं इलेक्ट्रिक के, एनर्जी के, और इसमें अगर वो इंच हो जाएगा पर यूनिट प्राइस, तो फिर दे विल बी एबल टू रिकवर द कैपेसिटी चार्जेस फॉर मेजॉरिटी पीरियड ऑफ द ईयर। दिस इज़ वन थिंग। द अदर थिंग दैट पीपल आस्क कि ये जो पीडीएल है, ये एनर्जी जनरेशन वालों, गवर्नमेंट सीधा सीधा सब्सिडी 14-14 रुपए की पंजाब गवर्नमेंट देती है, कभी फेडरल गवर्नमेंट कुछ करती है। गवर्नमेंट फ्यूल से जब जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसके ऊपर से सारे टैक्सेस और लेवी जनरेट कर दे, पीपल से कि पर यूनिट प्राइस को 6-7 रुपए कम होना चाहिए। यू थिंक दिस मेक सेंस? देखिए, एक चीज जो ये आपने प्राइस वेरिएशन की बात की है वो शायद किसी किसी हद तक दुरुस्त नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो प्लान करके इस तरह से चल रही होती है कि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो क्या आ रही है। कभी कभी वो हमें लगता है कि वो इन इन माह में, ये जो आपके जून जुलाई अगस्त है, इसमें जो आपका फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और वो इसलिए होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है या जो सीजनैलिटी इफेक्ट है, चूंकि हमारी डिमांड जो है वो इन्हीं महीनों में ज़्यादा होती है। आपको RLNG प्लांट जो है वो चलाने पड़ते हैं, एफओ बेस्ड प्लांट चलाने पड़ते हैं। वो चूंकि महंगे होते हैं, इंपोर्टेड फ्यूल पे बेस्ड होते हैं, तो जब वो चलते हैं तो आपका जो ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। चूंकि डिमांड इंक्रीज होती है और वो आपने उस डिमांड को केटर करना होता है, तो दैट्स वाई हमें ये लग रहा होता है कि आपका ये जो 3 माह है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो शायद एक ये वजह जो है वो हो सकती है, क्योंकि आपको इम्पोर्टेड फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं वो चलाने पड़ते हैं। वो हमने रखे हुए इसलिए हैं कि आपने वो पीक डिमांड को जो है वो मीट करना होता है, तो तब 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 वो आप जो है चला रहे होते हैं।
दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि सब्सिडी जो है वो दी जा रही है, देखें ये बड़ा शॉर्ट टर्म मेजर है सब्सिडी देना। आप 2 महीने के लिए दे देंगे, लेकिन फिर आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो वहाँ का वहीं रहेगा। मेन प्रॉब्लम आपका वही है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे लॉसेस कंटेन करने हैं, आपको जनरेशन मिक्स को ठीक करना है और आपको अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करना है, एनर्जी गवर्नेंस को बेहतर करना है ओवरऑल। जब तक हम इन शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स पे रहेंगे, तब तक हम कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमें एनर्जी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। अभी एक टास्क फोर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में बनी है, उसके बड़े होलिस्टिक से जो है वो टीओआरस हैं। अगर उन टीओआरस पे मनोवन अमल होता है और हम जो है वो अपनी जनरेशन साइड को, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन साइड को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, तो शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी हमारे एनर्जी सेक्टर में। लेकिन कभी भी हम सब्सिडी दे के या इन शॉर्ट टर्म तरीकों से एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं कर पाएंगे। खालिद साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अगर आपको कोई मैसेज देना हो टू द गवर्नमेंट कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो एनर्जी का चैलेंज है, महंगी बिजली का मसला है, इसको हल करने के लिए कौन से लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने हैं, इस सिलसिले में कोई मैसेज देना हो तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी, देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि एक तो ये कि क्लाइमेट के साथ लिंक करें इस चीज़ को। काफ़ी सारी फाइनेंसिंग अवेलेबल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म अवेलेबल है। G7 कंट्रीज़ का जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप अवेलेबल है। इस तरह के फोरम्स को इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ये लोग फाइनेंस करते हैं और आपको फाइनेंसिंग देते हैं, ताकि आप जो है वो अपने एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकें, एनर्जी ट्रांजिशन को किक स्टार्ट कर सकें। तो गवर्नमेंट को पुराने तरीकों को बेशक यूज़ ज़रूर करें। ये जो सब्सिडीज़ के शॉर्ट टर्म तरीके हैं, अब तो बेशक आईएमएफ शायद उसको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ये जो इनोवेटिव मेथड्स हैं, इनको ज़रूर एक्सप्लोर करें, ताकि पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सके और पाकिस्तान इस एनर्जी फाइनेंस को यूज़ कर सके और अपने जो अवाम है उसको थोड़ा सा रिलीफ जो है वो लॉन्ग टर्म में दे सके। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खालिद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ डिस्कस किया कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल क्यों है। पाकिस्तान के जो इस वक्त रिजर्व्स की पोजीशन है, इट कैन सस्टेन फॉर 2-2.5 मंथ्स एंड गोइंग फॉरवर्ड। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम इसी तरीके से डिले होता रहा तो फिर पाकिस्तान में क्या फिर से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें उठने लगेंगी। दिस वाज वन ऑफ द एजेंडा आइटम दैट वी डिस्कस। द अदर थिंग कि आईएमएफ अपने प्रोग्राम को इस वक्त क्यों होल्ड किए हुए, इसकी वजह आईएमएफ नहीं है। बहुत सादा सी बात है, पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था उसके तहत पाकिस्तान ने $9 अरब की जो ब्रिज फाइनेंसिंग है फॉर द ईयर, ये अरेंज करनी थी। इस वक्त पाकिस्तान हर महंगे बैंक के पास जा रहा है, बहुत शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अरेंज कर रहा है, डॉलर टर्म लोन ले रहा है, जस्ट टू मेक श्योर एंड गो बैक टू आईएमएफ एंड से कि यार ये हमने $9 अरब का शॉर्ट टर्म कर्जा अरेंज कर दिया है, आप भी हमें $2 अरब दे दें ताकि हम इन महंगे कर्ज़ों को छोटे कर्ज़ों से रिप्लेस कर सकें। तो पाकिस्तान की इकॉनमी इतना नहीं चल रही जितना पाकिस्तान में सूद का सिस्टम चल रहा है, और डॉलर बेस्ड जो सूद है उसने किसी इकॉनमी को पनपने नहीं दिया। वी टॉक अबाउट Algeria, we talk about Egypt, we talk about any jurisdiction including Sri Lanka. Everywhere had faced its own challenges. So that is one of the things that we discussed. The other thing which is crippling Pakistan's economy is the subject of IPPs. इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। ये बात बार बार होती है कि गवर्नमेंट सिस्टम में जो लोग हैं उनके अपने IPPs हैं। गवर्नमेंट 36-35% टैक्स के रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हासिल करती है। गवर्नमेंट जब देखती है कि वायलेंस हो सकता है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम ₹14 पर यूनिट सब्सिडी दे देंगे ताकि लोग सड़कों पे नहीं आएँ, और 2 महीने निकल जाएँ। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को लगता है शायद 2 महीने बाद वो नहीं होंगे। बट सिंध गवर्नमेंट हैज़ अ व्यू कि वो पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। नेशनल ग्रिड में वो कहते हैं हम इसलिए नहीं भेज रहे कि पंजाब में सब्सिडी दी जाए। पाकिस्तान के लिए अच्छी आवाज़ें नहीं हैं। जो तीसरी और आखिरी चीज़ अहम है सबके लिए समझना, दैट इज़ IMF अब विफाक की इकाई इस्लामाबाद से तो डील करेगा ही टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, बट वो 18वीं तरमीम के साथ के बाद पाकिस्तान के 4 सूबों के साथ भी डील किया करेगा। सो दैट्स अ न्यू चैलेंज दैट पाकिस्तान हैज़ टू फेस। और अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि IMF का प्रोग्राम बहाल होता है नहीं होता, $2 अरब आते हैं या नहीं आते, या फिर दोबारा से बाज़ार हिस्सेस में और पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें जन्म लेना शुरू कर देंगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।